दक्षिणी पूर्वी पठार राजस्थान के विभिन्न भौतिक यानी फिजिकल रीजन्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। उसके अंतर्गत सबसे पहले हमने वेस्टर्न डेजर्ट प्लेन्स को पढ़ा और प्लेन्स के बारे में हमने अच्छी तरीके से डिस्कस किया कि राजस्थान का जो वेस्टर्न डेजर्ट जो प्लेन है उसमें किस प्रकार से हमने ये पूरा का पूरा डेजर्ट है और ये बांगड़ प्लेन्स कहलाता है, सेमी डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। इसका हम डिस्कस कर चुके हैं। ग्रीन कलर में है वो अरावली है। अरावली के भी हमने 3 भाग किए, नॉर्थ, इंटरमीडिएट एंड सदर्न रीजन। फिर प्लेन्स, प्लेन के अंतर्गत हमने जो डिस्कस किया सबसे पहले बनास का था क्षेत्र, फिर यहाँ पर माही हो गया, ये हो गया बनास का, और यहाँ पर थोड़ा सा चंबल का है। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वह है हमारा दक्षिणी और पूर्वी पठारी क्षेत्र। इसके 2 भाग हैं। ये जो भाग है इसे हम विंध्यन स्कार्पलैंड कहते हैं और ये जो भाग है इसे हम हाड़ौती का पठार, पूरा का पूरा वैसे हाड़ौती कहते हैं, तो हाड़ौती, द हाड़ौती रीजन जो है पूरा का पूरा शामिल किया जाता है। तो इसके अंतर्गत 2 भाग है। ये जो भाग है जिसे हाड़ौती लिखा है मैंने, ये एक्चुअली में डेक्कन जो प्लेट्यू है उसका पार्ट माना जाता है, यानी दक्षिण का जो पठार है उसका भाग माना जाता है। तो देखते हैं कौन कौन से फैक्ट इससे रिलेटेड हम जान सकते हैं। तो राजस्थान का टोटल जो क्षेत्रफल है यानी उसका एरिया का लगभग 9.6% जो एरिया इसके अंदर शामिल करता है। एरिया की अगर बात करते हैं तो एरिया में हमने सबसे पहले किया था 6.11% जो एरिया है वह राजस्थान के इस रीजन के अंतर्गत आता है। अप्रोक्सीमेटली 9.7 या 9.3 जो एरिया है इसके अंदर आता है। फिर उसके बाद 23 पॉइंट इसके अंदर शामिल होता है और लास्ट जो 9.6% है वो इसके अंदर शामिल करता है। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा राजस्थान का जो एरिया है, पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 40% पॉपुलेशन यहाँ रहती है, 10% पॉपुलेशन अरावली रीजन में रहती है, 39% जो पॉपुलेशन है यहाँ पर रहती है। तो इस प्लेट्यू वाले रीजन के अंतर्गत 9.6% जो एरिया है वह इसके अंदर शामिल किया जाता है। आगे बात करता है और यहाँ पर यहाँ की लगभग 11, ये थोड़ा सा रफली एरिया है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि लगभग परसेंटेज की बात करते हैं तो अलग अलग किताबों में मिल सकता है और पॉपुलेशन की जो सेंसस है वो चेंज होते रहते हैं उसके हिसाब से परसेंटेज। तो 2011 की जो पॉपुलेशन जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 11% जो जनसंख्या है वह निवास यहाँ पर देखने को मिलती है, यानी यहाँ पर ये इतनी जनसंख्या देखने को मिलती है। बात करें इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले हैं तो मुख्य रूप से इसके अंतर्गत 4 डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया जाता है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ उसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, यानी कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ मुख्य रूप से जिले हैं। नदियों की बात करें तो मुख्य जो नदी है इस क्षेत्र के अंतर्गत चंबल रिवर बहती है और उसकी जो सहायक ट्रिब्यूटरीज है, जो सहायक नदियां हैं, पार्वती, काली सिंध है, परवन है, निवाज है, ये कुछ नदियां हैं जो इसमें यहाँ पर इस क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलती है। इसके अलावा बात करें तो पूरा का पूरा जो भाग है वो प्लेट्यू रीजन है और प्लेट्यू रीजन के अंतर्गत इस प्रकार की नदियां बहती है। बारिश यहाँ की बात करें लगभग 80 से 100 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। देखिएगा बारिश की अगर बात करते हैं तो बारिश के अंतर्गत हमने कुछ रेनफॉल लाइंस को यहाँ पर डिस्कस किया था कि जैसे जैसे हम बढ़ते हैं यहाँ से, यहाँ पर एक रेनफॉल लाइन जो जाती है उसको हम 10 सेंटीमीटर की रेनफॉल लाइन कहते हैं, या फिर कहीं जगह पर आपको 100 mm की लाइन देखने को मिलेगी। फिर वेस्टर्न डेजर्ट का ये जो प्लेन है उसके अंतर्गत इसको 2 भागों में डिवाइड करने वाली है, वो लाइन कहलाती है 25 सेंटीमीटर, या इसको हम 250 mm भी कह सकते हैं। ये लाइन यहाँ से पास आउट होती है, समझिएगा। और इस मैप को आइसोलाइन के आपके प्रैक्टिकल के में भी कर चुके हैं। फिर उसके बाद यहाँ से एक रेनफॉल की लाइन यहाँ से निकलती है, उस लाइन को कहा जाता है 50 सेंटीमीटर की रेन लाइन, जो रेनफॉल लाइन है उसको यहाँ पर, या फिर 500 mm की रेनफॉल लाइन कहा जाता है। फिर हमने कहा कि यहाँ से जो लाइन है 50 से फिर यहाँ पर लगभग हम 100 कह लेते हैं, या फिर 50 से यहाँ पर आप 80 तक ले लीजिए, 800 mm कर लेता हूँ, और यहाँ पर लगभग 100 mm में यहाँ पर 100 to 150 mm लग देता। अब लाइन फॉर इस लाइन का क्या पता चलता है कि अगर इस लाइन की और इस लाइन के बीच का जो रीजन है वो कितना रेनफॉल रिसीव करता है ईयरली, यानी पर एनम जो रेनफॉल है यहाँ पर 10 to 25 सेंटीमीटर यहाँ पर रेनफॉल देखने को मिलेगा। इस कारण इसको हम फुली
डेजर्ट के नाम से जानते हैं। जो सेमी डेजर्ट है, जैसे कि यहाँ पर सम डेजर्ट, तो यहाँ पर दो लाइंस आपको देखने को मिलती है, इस तरफ है 25 और इस तरफ है 50। तो यहाँ पर इस पूरे के पूरे रीजन में आपको 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर वाली रेनफॉल देखने को मिलती है। इस हिसाब से देख सकते हैं कि जो प्लेन्स है, यानी अर्ध शुष्क और शुष्क दो भागों में विभक्त करने वाली रेनफॉल लाइन कितनी है, तो 25 सेंटीमीटर वाली रेनफॉल जो लाइन है, इसको रेतीले मैदान को दो भागों में डिवाइड करती है। इसी प्रकार से राजस्थान को दो भागों में डिवाइड करने वाली जो रेनफॉल लाइन कौन से है, तो राजस्थान को डिवाइड करने वाली जो रेनफॉल लाइन है वो है 50 सेंटीमीटर की रेनफॉल है, वो दो भागों में डिवाइड करती है। एक तरफ तो आपके शुष्क क्षेत्र है और एक तरफ पूरा का पूरा वेटलैंड के रूप में या फिर एक आर्द्र प्रदेश के रूप में देखा जा सकता है, जहां पर लगभग 80 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर बारिश देखने को मिलती है, यानी काफी अच्छी बारिश होती है। बारिश की बात करें तो सर्वाधिक अगर राजस्थान की बात करें, यानी सबसे ज्यादा जो वेट डिस्ट्रिक्ट है वो माना जाता है, ये डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। सबसे ज्यादा राजस्थान में बारिश कहाँ होती है, राजस्थान के किस जिले में होती है, वो झालावाड़ है। राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, तो बारिश यहाँ पर होती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक पहाड़ है जिसका नाम है माउंट आबू। माउंट आबू में हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव होता है, ठीक है। हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव करने वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो वो झालावाड़ है। तो यहां तक हमने समझा है, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो राजस्थान का जो झालावाड़ जिला है वो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला और राज्य का एकमात्र आर्द्र, यानी सबसे ज्यादा यहाँ पर ह्यूमिडिटी और सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको रेनफॉल देखने को मिलता है। पूरे का पूरा जो क्षेत्र है उसमें काली मिट्टी की अधिकता है। काली मिट्टी की अधिकता किस प्रकार से, जैसे कि ये जो भाग है, ये है दक्कन प्लेट्यू का, यानी दक्षिण के पठार का हिस्सा है, और ये जो हिस्सा है ये है विंध्यन कगार का, विंध्यांचल जो पर्वत है उसका भाग माना जाता है। ये हिस्सा, ये वाला ऊपर वाला, ये जो पट्टी नुमा यहाँ पर मैंने बनाया है, ये विंध्यन कगार माना जाता है, और ये जो हिस्सा है इसको दक्कन प्लेट्यू का हिस्सा माना जाता है। तो यहाँ पर काली कपासी मिट्टी है तो कपास अधिक होगा, मूंगफली अधिक होगा। ये यहाँ पर इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। हाड़ौती का पठार, हाड़ौती के पठार के अंतर्गत कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, ये रहा कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जो है इसमें शामिल किया जाता है। दूसरा जो भाग है वह भाग है जो विंध्यन कगार कहा जाता है। विंध्यन कगार की बात करें तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये इसके अंदर शामिल किया जाता है। विंध्यन कगार की बात करें तो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वहां पर आपको सैंडस्टोन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा वहां पर बनास और चंबल नदियों के क्षेत्र देखने को मिलते हैं। कहीं आपको स्कार्पमेंट देखने को मिलती है, धौलपुर, करौली का क्षेत्र है उसके अंदर देखने को मिलता है। दक्कन प्लेट्यू का जो क्षेत्र है, ये वाला दक्कन प्लेट्यू का क्षेत्र, इस पूरे के पूरे क्षेत्र में यहाँ को पूरा का पूरा जो क्षेत्र है यहाँ पर इसे ऊपर माल का पठार भी कहा जाता है। इसे ऊपर माल का पठार, यहाँ पर ऊपर माल का पठार भी कहा जाता है। अगर ऊपर माल की पठार की बात करें तो ऊपर माल का जो पठार है वह हाड़ौती है। ऊपर माल का अर्थ होता है काफी ऊंचा, हाई प्लेट्यू जो होता है ऊपर, यानी हाई प्लेट्यू या पथरीला जो पठार वाला क्षेत्र है वो इसके अंदर शामिल कहा जाता है। यहाँ पर आपको काली मिट्टी के क्षेत्र देखने को मिलती है। चंबल और उसकी सहायक नदियां जैसे काली सिंध है, पार्वती है, तो यहाँ पर आपको काली सिंध, पार्वती और चंबल द्वारा निर्मित यहाँ आपको एलुवियल प्लेन्स देखने को मिलते हैं। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है इसके अंदर शामिल किया जाता है। तो ये आपका हाड़ौती का जो पठार है वो आपके कंप्लीट होता है। फिर आगे बढ़ता है और सभी जो जहां तक हमने अभी तक पढ़े हैं उन चारों को सभी को एक बार पुनः काफी तेज गति से पढ़ लेता है। तो सबसे पहले हमने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात की थी। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये रेतीला शुष्क मैदान जो है इसके बारे में डिस्कस किया। तो टोटल जो एरिया है, जैसे धरती दोहरा की भी कहा जाता है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। राजस्थान का जो टोटल एरिया है उसका लगभग 61.11% जो है इसमें शामिल है। राजस्थान के लगभग 40% पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है। इस हिसाब से विश्व का सबसे ज्यादा रेजिडेंशियल जो डेजर्ट कहा जाता है, हैबिटेट जो कहा जाता है, वो थार के डेजर्ट को कहा जाता है। राष्ट्रीय कृषि आयोग के अनुसार अरावली जो पर्वत है उसके पश्चिम व उत्तर पश्चिम में स्थित राज्य के 12 जिले जो है जो इसके अंदर शामिल किए जाते हैं उसको मरुस्थली के रूप में जाना जाता है। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, जालोर, सीकर और पाली इसके अंदर शामिल किया जाता है। कहा जाता है कि जो 33 सागर, अब 33 सागर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, तो हमने दो भागों में इसको डिवाइड किया। कौन है ये, पेंजिया है, पेंजिया
को हमने इसको डिवाइड किया। वैगनर की थ्योरी है, वैगनर की थ्योरी के अंतर्गत पेंजिया एक पूरा का पूरा एक सुपर कॉन्टिनेंट था, उसके सराउंडिंग आपको यानी चारों तरफ एक सागर था जिसका नाम था पैंथालासा। इसके दो भाग किए गए, एक तो था आपका अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, और एक था गॉडवाना लैंड। इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक था सागर, उस सागर का नाम था तैथिस सागर। तैथिस सागर जो था उसका अवशेष जो माना जाता है इस जो मरुस्थल है उसको माना जाता है। काफी शुष्क है, विषम जलवायु पाई जाती है। 10 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच यहाँ पर आपको रेनफॉल देखने को मिलता है। रेनफॉल हमने डिस्कस किया, तो जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पर 10 सेंटीमीटर की जो लाइन है वो जाती है, और अरावली के जस्ट पैरेलल चलती है 50 सेंटीमीटर की रेनफॉल लाइन। टेम्परेचर में काफी वेरिएशन देखने को मिलता है, और टेम्परेचर काफी अधिक पहुंच जाता है। हाईएस्ट टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है, और लोवेस्ट टेम्परेचर जो सर्दियों में 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक पिलानी चिरू के अंतर्गत देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा तापांतर जो है यानी टेम्परेचर वेरिएशन वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो चूरू माना जाता है, और वहां पर आपको रेती बलुई मिट्टी देखने को मिलती है। तापांतर का अर्थ होता है कि दिन का जो हाईएस्ट टेम्परेचर, तापांतर को हम अलग अलग रूप में देख सकते हैं। ठीक है, तापांतर का अर्थ होता है कि दिन का जो हाईएस्ट टेम्परेचर, हाईएस्ट टेम्परेचर का अर्थ होता है कि हम दिन का जैसे कि मान लेते हैं कि दिन में 40 डिग्री सेंटीग्रेड इन ए डे टेम्परेचर रह गया, और नाइट का जो टेम्परेचर है वह 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर रह जाता है नाइट का। ठीक है, तो दिन और नाइट का अगर वेरिएशन निकाले तो 40 माइनस 10 यानी कितना रहता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी ये जो है वेरिएशन देखने को मिलता है। यानी चूरू के अंतर्गत बहुत ज्यादा दिन में गर्मी भी पड़ती है और रात में यहाँ पर काफी ज्यादा ठंडी भी हो जाती है। तो इस प्रकार से ये वेरिएशन देखने को मिलता है। और कुछ विशेषता है, फार्टली थोड़ा सा देखिएगा। धरियन का क्या कहा जाता है, जो धोरे होते हैं उसको धरियन कहा जाता है। ठीक है, तो जैसलमेर में स्थानांतरित स्थानांतरित जो बालू का स्तूप होता है उसको धरियन कहते हैं, यानी वो सैंड ड्यून्स जो चेंज करता है। जैसे कि अगर यहाँ पर फर्स्ट जो सिचुएशन है, यहाँ पर कोई सैंड ड्यून है और एयर के फ्लो के साथ ये सैंड ड्यून अगर यहाँ पर पहुंच जाता है 2 नंबर पर, क्योंकि हवा के साथ रेत बहती है और सैंड उड़कर कहाँ आ गई, अब यहाँ आ गई। तो इस प्रकार से ये जो धोरे होते हैं इस प्रकार के जो मूव करते हैं, बेसिकली इस प्रकार के जो होता है जो बरखांस जो होते हैं वो इसी प्रकार के दौरे होते हैं। इसे रेगिस्तान का मार्च भी कहा जाता है। रेगिस्तान का मार्च, मार्च यानी जब कह सकते हैं कि जो मार्च मूवमेंट होती है, जो सेना आगे बढ़ती है, तो इस प्रकार से आपको इस प्रकार के जो धोरे होते हैं उसको वहां पर लोकल लैंग्वेज में धरियन भी कहा जाता है। आकल वुड फॉसिल्स पार्क आपको देखने को मिलता है, जहां पर आपको 18 करोड़ साल पुराने वनस्पतियों के यानी यहाँ पर आपको पेड़ पौधों के अवशेष फॉसिल्स मिलते हैं। उससे पता चलता है कि यहाँ पर पहले जंगल हुआ करता था। इसके अलावा जो सीरीज है लाठी सीरीज को पढ़ा था, लाठी सीरीज ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये हुआ अकलवुड फॉसिल्स हुआ। तो लाठी सीरीज क्या है, तो लाठी सीरीज जो है वो अंडरग्राउंड वाटर का एक रीजन है जहां पर आप अंडरग्राउंड यानी पूरा का पूरा, जैसे कि अगर हम बात करें कि ये पूरा का पूरा रेगिस्तान है और यहाँ पर हमने लिखा कि लाठी लाठी सीरीज है। अगर यहाँ से आप ड्रिल करोगे तो पानी नहीं मिलेगा, यहाँ पर ड्रिल करोगे तो पानी नहीं मिला, पूरे रेगिस्तान में कहीं पर भी ड्रिल कर दो, लेकिन इस लाठी सीरीज वाले रीजन पर अगर ड्रिल करते हो तो आपको वाटर मिलेगा। तो इसे लाठी सीरीज कहा जाता है, और इसे चंदन नलकूप यानी थार का घड़ा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भूमिगत जल अंडरग्राउंड जो वाटर है वो काफी ज्यादा देखने को मिलता है। और कहा जाता है कि जो सरस्वती रिवर है वो इसी रीजन से बहती थी। मावट काफी इंपॉर्टेंट है। मावट क्या होता है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होता है या भूमध्य सागर से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आता है उससे यहाँ पर सर्दियों में, राजस्थान में जो सर्दियों में बारिश होती है उसे मावट कहा जाता है। रबी की फसल के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है, अत्यंत लाभकारी होती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको टर्सरी काल की जहां कर भी चट्टानें मिलेगी तो वहां पर आप देखेंगे आपको खनिज तेल जरूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको टर्सरी काल की यहाँ पर अवसादी परतदार चट्टानें देखने को मिलती है। यानी हम देखते हैं चीणे, हमारे जो मकानों की जो छत होती है और उसको ढकने के लिए जो चीणे होती है वो क्या है, वो परतदार शैली है। तो वहां पर आपको इस प्रकार की चट्टानें भी देखने को मिलती है।
वहां पर आपको क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, कोयला निकाले जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको कहीं कहीं पे जो धोरे हैं, धोरों के बीच में कहीं कहीं पर आपको लॉलैंड्स देखने को मिलेगा, नीचे भूमि देखने को मिली। तो वहां पर जब बारिश होती है तो वहां पर आपको टेम्पररी कुछ लेक्स बन जाते हैं। इस टेम्पररी लेक्स को वहां की लोकल लैंग्वेज में रण कहा जाता है। रण का मतलब क्या होता है? टेम्पररी लेक्स होते हैं, जैसे कि पोखरण झील जो है इस प्रकार से देखने को मिलती है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है खड़ीन। खड़ीन क्या होती है? तो चारों तरफ से घिली हुई पलाया झीलें, जिसको जैसलमेर में पलाया कहा जाता है, या फिर इस प्रकार की जो खड़ीन कहा जाता है। खड़ीन का अर्थ होता है कि खड्डे इस प्रकार की जो में है वहां पर पानी भर गया तो इसको खड़ीन कहता है। खड़ीन का अर्थ होता है खड्डा। तो वर्षा का पानी भरने से यहाँ पर इस प्रकार की झीलें बनती है, और जब सूख जाते हैं तो यहाँ पर जो नमी युक्त जो भूमि होती है वहां पर की जाने वाली कृषि को खड़ीन कृषि कहता है। यानी अगर पानी सूख गया तो यहाँ पर बाद में वो एग्रीकल्चर भी कह लेते हैं। इसके अलावा बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, जो इस रेगिस्तान के बीच में एक ऐसा रीजन है जहां पर बालू का स्तूप वाए नहीं जाते। तो उस प्रकार से जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर जिलों के आसपास के क्षेत्र में बालू का स्तूप वही, यानी वहां पर आपको सैंड ड्यून्स नहीं मिलते, तो वहां पर क्या मिलता है? चट्टानी क्षेत्र मिलता है, रॉकी रीजन मिलता है। तो उसे पूरा का पूरा रॉकी रीजन है तो उसे क्या कहा जाता है? हमदा। हमदा का अर्थ होता है कि वहां पर पूरा का पूरा पथरीला मरुस्थल। हमदा का अर्थ हो गया पथरीला मरुस्थल, जो होता है उसे हमदा कहते हैं। ऐसा मरुस्थल जिसके अंतर्गत पूरी की पूरी बालू ही बालू है, रेत रेत है, या सैंडी डेजर्ट है। तो सैंडी डेजर्ट को क्या कहा जाता है? रेग कहा जाता है। और जहां पर सैंडी डेजर्ट यानी सैंड भी मिलती है और वहां पर चट्टाने भी मिलती है तो उसे हम इर्ग कहते हैं, जैसे कि जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर के क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। फिर दूसरा रीजन, ये तो हो गया पूरा राजस्थान का पश्चिमी रेतीला मरुस्थल का क्षेत्र। दूसरा जो था राजस्थान बांगड़। राजस्थान बांगड़ का जो क्षेत्र है, तो इसमें हमने कहा था 25 सेंटीमीटर की जो रेनफॉल लाइन है, वहां से लगाकर 50 सेंटीमीटर की जो रेनफॉल लाइन का जो बीच का जो क्षेत्र है वह कहलाता है राजस्थान बांगड़, या ये सेमी डेजर्ट रीजन है। तो इसको 4 भागों में हमने डिवाइड किया। सबसे पहले हम दक्षिण से चल रहे हैं, तो दक्षिण में सबसे नीचे की तरफ है लूणी बेसिन। तो पाली, जालोर, सिरोही में लूणी बेसिन है, मुख्य नदी लूणी है। लूणी कहाँ से निकलती है? तो अजमेर का नाग जो पहाड़ है वहां से निकलती है। सहायक नदियां जोजड़ी, लीलड़ी, सुकड़ी, जवाई, खारी और सागी, ये इसकी सहायक नदियां है। तो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है मैदानी है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको पहाड़ियां देखने को मिलती है। पाली में भी हमारे आसपास भी देखिएगा बहुत सारी पहाड़ियां हैं। तो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वह जलोढ़ को यानी एलुविल्स से बना हुआ है। तो काफी प्रोडक्टिव है, काफी फर्टिलिटी पाई जाती है, क्योंकि नदियों द्वारा यहाँ पर साल भर हर साल इस प्रकार की मिट्टियां बनाई जाती है। कुछ ग्रेनाइट की पहाड़ियां भी देखने को मिलती है। तो ग्रेनाइट सिटी जिस प्रकार से जालोर की जो पहाड़ियां हैं, सिवाना के अंतर्गत जो पहाड़ियां पाई जाती है, तो सिवाना के अंतर्गत जो पहाड़ी पाई जाती है उसको हम छप्पनिया पहाड़ियां कहा जाता है। तो 56 गोलाकार पहाड़ियां यहाँ आपको मोकलसर और सिवाना के बीच में देखने को मिलती है। ठीक है। नागौर जिले की बात करें तो लूणी बेसिन और शेखावटी के मध्य इसका विस्तार देखने को मिलता है। दूसरा है नागौर हाईलैंड। नागौर वाला जो काफी ऊंचा क्षेत्र है, तो यहाँ पर आपको नमकीन झीलें देखने को मिलती हैं। तो केशिकाकर्षण के कारण नमक बनता है। केशिकाकर्षण क्या होता है कि पानी अगर कहीं पर लंबे समय तक भरा रहता है तो वो पानी नीचे जाता है और अंदर के जो खनिज लवण होते हैं, खनिज लवण या जो खारापन होता है, उसको घोलकर वो क्या करता है? ऊपर लाता है। ऊपर ला लेता है, पानी के अंदर घुले रहते हैं। और जब इवेपोरेशन होता है सन से, डायरेक्ट हीट से भाप बनती है, तो पानी पानी उड़ जाता है और नमक की जो परत है वो ऊपर बिछ जाती है। तो इस प्रकार की प्रोसेस से यहाँ पर नमक बनाया जाता है। नावा, कुचामन, डेगाना, डीडवाना, अगर ये 3 इनकी बात करें, ये तो आप जब जोधपुर से अगर जयपुर जाते हैं तो बीच में आपको रेल मार्ग से मिलते हैं। डीडवाना जब आप सीकर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार की नमक की झीलें देखने को मिलती है। इसके अंतर्गत आपको अफवाह अंतर्वर्ती देखने को मिलता है। अंतर्वर्ती का अर्थ होता है कि किसी एक झील के अंतर्गत सारी नदियां जाती हैं। तो इस प्रकार का जो झील है, तो जैसे कि आपके रूपनगढ़, मेढा, मैंथा, खंडेला, ये नदियां जो है सांबर झील के अंतर्गत अपना पानी बनाती है। और अपकेंद्रीय अपवाह तंत्र देखने को मिलती है। अपकेंद्रीय का अर्थ किस प्रकार से होती है कि एक झील है और उस झील के अंतर्गत सारी नदियां जो है इस प्रकार से गिरती है। तीसरा जो है शेखावटी का क्षेत्र है, तो सीकर, चूरू, झुंझुनू है। और इसके अंतर्गत अपवाह जो तंत्र है वो आंतरिक अपवाह तंत्र है। मुख्य नदी कांतली है। मृदा काफी चूनेदार देखने को मिलती है। इसके अलावा आसानी से इसको खोदा जा सकता है, जोहड़ बनाया जा सकता है, यानी वहां पर छोटे छोटे तालाब बनाए
जा सकता है। तो यहाँ पर बालू का स्तूप मुख्यतः अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स और आपको बरखान प्रकृति के जो है, ट्रांसवर्स का अर्थ होता है, देखिए लॉन्गिट्यूडनल हमने पढ़े थे कि विंड की डायरेक्शन में जब इस प्रकार के स्तूप बनते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार के जो स्तूप होते हैं उसको हम ट्रांसवर्स कहते हैं। और विंड की डायरेक्शन में ही अगर इस प्रकार के स्तूप बनते हैं यानी जो ड्यून्स बनते हैं तो उसे हम लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। तो अनुप्रस्थ यानी ये इस प्रकार के, तो बरखान टाइप का या अनुप्रस्थ प्रकार का जो बालू का स्तूप है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सबसे ऊपर वाला घग्गर का जो चित्र है, श्रीनगर हनुमानगढ़ का जो चित्र है। तो यहाँ पर घग्गर नदी बहती थी और घग्गर नदी जो है वहां पर उसको नाली कहा जाता है। नाली घग्गर नदी का जो चित्र है वो कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर यूज किया जाता है। व्हाट डू मीन बाय नाली? नाली जो है वह रिवर का बेसिन है, रिवर का बेसिन है, तो वो वहां पर लोकल लैंग्वेज में इसको नाली कहा जाता है। इसे डेड रिवर भी कहा जाता है। और एक पाकिस्तान में नदी बहती है हकरा नदी, जिसे सरस्वती नदी जो कभी कहा जाता है, उसका ही एक ट्रिब्यूटरी के रूप में जाना जाता है। लेकिन अभी ये पूरा का पूरा घग्गर का जो चित्र है, इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट जो है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना व गंग नहर के द्वारा ये पूरा का पूरा ग्रीन रीजन बन चुका है। तो ये पूरा का पूरा चित्र हुआ। फिर हम अरावली की बात करते हैं। तो अरावली के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा? तो अरावली जो हिस्सा है गोंडवाना लैंड का, देखिएगा पश्चिमी जो मैदान था उसको हम 33 सागर के कंपेयर में पढ़ते थे। ये जो है गोंडवाना लैंड का, तो प्री कैम्ब्रियन जो युग था उसके अंतर्गत आज से लगभग 65 करोड़ वर्ष ये अरावली पर्वत बना है। ये राजस्थान को 2 असमान भागों में डिवाइड करती है, ठीक है। कर्णवर्त है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तक फैली है। टोटल लंबाई कितनी है? 692, लेकिन राजस्थान के अंतर्गत कितनी है? 550, ठीक है। प्राचीन काल में अपने उद्भव के समय यानी जब ये बनी थी तब काफी ऊंची थी, लेकिन यानी हिमालय से भी काफी ऊंची थी, लेकिन अब धीरे धीरे जब अनाच्छादन यानी जो डेनुडेशन हुआ, वेदरिंग और इरोजन के कारण अभी जो कह सकते हैं कि ये एक अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में देखा जा सकता है। इसके अलावा दिल्ली सुपर ग्रुप की जो चट्टानें हैं वहां पर आपको क्वार्टजाइट चट्टानें मिलती है। इसके अलावा नीस, शिस्ट, ये टाइप ऑफ जो रॉक्स है ये देखने को मिलते हैं। कहां से कहां तक? गुजरात में खेड़ ब्रह्मा जो पालनपुर के पास है वहां से लेकर उत्तर पूर्व में सांबर झील तक तो ये लगातार है, कंटिन्यू है। उसके बाद ये छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी यहाँ से यहाँ तक सांबर झील तक तो कंटिन्यू है। सांबर झील के बाद ये छोटे छोटे टुकड़ों में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर है गुजरात खेड़ ब्रह्मा, और यहाँ पर आप दिल्ली की तरफ रायसीना जो हिल है, रायसीना पहाड़ी जहाँ पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, वहां तक ये पूरी पूरी फैली हुई है, ठीक है। फिर इसकी चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई दक्षिण की तरफ काफी अधिक है। जैसे जैसे नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं इसकी चौड़ाई कम होती रहती है। टोटल जो राजस्थान का एरिया है उसका 9.3% जो एरिया है इसके अंदर आता है, और राजस्थान की टोटल जो पॉपुलेशन है उसका 10% हिस्सा यहीं पर देखने को मिलते हैं। कई प्रकार के मिनरल्स यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा 2 रिवर सिस्टम को ये डिवाइड करती है, एक तो सिंधु नदी का रिवर सिस्टम और एक गंगा नदी का जो रिवर सिस्टम है, इसलिए उसको ग्रेट वाटर डिवाइडर के नाम से भी जाना जाता है। जो सिंधु बेसिन वाला है तो वो नदी आपको अरेबियन सी के अंतर्गत वाटर को डिस्चार्ज करेगी, और गंगा नदी वाला जो सिस्टम है वो आपको जो बंगाल की खाड़ी है उस तरफ अपना वाटर डिस्चार्ज करेगी, ठीक है। तो टोटल जो इसकी हाइट है पीक्स की, तो एवरेज जो है 930 है, ठीक है। और फिर बात करते हैं उत्तर पूर्व से दक्षिण पर अरब सागर से जो मानसून आता है, जो अभी मानसून आता है उसके काफी पैरेलल है, इस कारण यहाँ पर बारिश कम हो जाती है, कम होती है। तो उत्तर पूर्व की तरफ ये पूरी पूरी रेनफॉल की जो लाइन जो हवाएं होती है आगे चली जाती है। तो जो इसके जो वेस्ट का तरफ यानी अरावली के वेस्ट का तरफ का जो हिस्सा होता है वो काफी सूखा रह जाता है। इसलिए रेन शेडो जोन होने के कारण, वृष्टि छाया क्षेत्र होने के कारण राजस्थान का जो पश्चिमी अरावली का जो वेस्टर्न पार्ट है वो काफी सूखा रह जाता है। इसके अलावा अरावली पर्वतमाला नहीं होता तो क्या होता कि जो डेजर्ट है वो काफी ज्यादा पूर्व तक पहुंच जाता है। यानी अरावली अगर कम सोचे कि अगर अरावली नहीं होता तो जो डेजर्ट है वो फ्लो करता है, फ्लो करके जो आपके अजमेर है या फिर हम मान लेते हैं जयपुर 2 सालवर है, वहां पर भी आपको डेजर्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर कुछ दर्रे पाए जाते हैं, दर्रे यानी पास होते हैं जिसे नाल कहा जाता है। तो नाल जो है वो अलग प्रकार के जो तंग रास्ते होते हैं, उसको अजमेर के अंतर्गत शिवपुरा घाट, सुरा घाट, परवेरिया, देबारी, ये कुछ पासेज यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पठारों की बात करें तो उड़िया का पठार जो आबू पर्वत के ठीक यानी माउंट आबू इस उड़िया के पठार पर ही है। गुरु शिखर के नीचे ये पठार देखा जाता है, 1360 मीटर ऊंचा है। आबू का पठार दूसरा सबसे बड़ा पठार है, 1200 मीटर है। माउंट आबू नगर जो है और
जो आबू रोड है, ठीक है, वो इसी पर बसा हुआ है। इसके बाद भौराट का जो पठार है वह आपको उदयपुर के अंतर्गत गोगुंडा और कोमलगंज के बीच में देखने को मिलते हैं। तीसरा जो पठार है, फिर जरगा, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो उदयपुर के अंतर्गत है। सबसे ऊंची चोटी जो पूरी अरावली की है वो तो है 1722 मीटर, जिसे संतों का शिखर कहा जाता है। फिर है लसाड़िया का पठार, उदयपुर जिले के जयसमर झील के आसपास में काफी कटा-फटा पठार है। देसरों का पठार, जरगा से रगा पठारियों के बीच में हरा भरा काफी पठार है। मेसा पठार जो चित्तौड़ दुर्ग, इसी पठार पर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बनाया गया है। ऊपरमाल का पठार भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया भीलवाड़ा तक फैला हुआ है। ये काफी फैक्ट्स है। 3 भागों में डिवाइड करते हैं, उत्तरी पूर्वी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। उत्तरी पूर्वी अरावली की बात करें तो इसके अंतर्गत शेखावटी, तोरावट की पहाड़ियां पाई जाती है। राजस्थान हरियाणा सीमा तक फैला हुआ है। हर्ष की पहाड़ियां, खंडेला, पालखत की पहाड़ियां, जयपुर की कुछ पहाड़ियां हैं, अलवर की कुछ पहाड़ियां हैं। सर्वोच्च शिखर बात करें उत्तरी अरावली को तो रघुनाथगढ़ शिखर के अंतर्गत है। मध्य अरावली की बात करें तो मुख्य रूप से अजमेर के अंतर्गत है। इसके अलावा जयपुर और टोंक की पहाड़ियां भी इसमें शामिल की जाती हैं। इसके अंतर्गत नाग पहाड़ी जो अजमेर में है, जहां से लूनी नदी निकलती है। इसके अलावा टाटगढ़ जो सेंदड़ा जो है पाली के अंतर्गत, वहां उसके आसपास में टाटगढ़ एक वन क्षेत्र भी है, संरक्षित वन क्षेत्र है। इसके अलावा मेरवाड़ की पहाड़ियां जो टाटगढ़ के अंतर्गत है। यहाँ पर गोरम जी जो गोरम घाट जो है वह 933 मीटर ऊंची है। इसके अलावा तारागढ़ पहाड़ी जो अजमेर में है वह इस प्रकार के पहाड़ियां यहाँ पर पाई जाती हैं। दक्षिणी अरावली की बात करें तो दक्षिणी अरावली में उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर जो जिले हैं इसमें शामिल होता है। यहाँ पर सबसे ऊंचा जो भाग है वो भौराट का पठार है। इसके अलावा मुख्य जो प्रमुख जो चोटी है दक्षिण अरावली के अंतर्गत आपको जरगा 1431 मीटर देखने को मिलती है। लेकिन पूरा का पूरा यानी आबू पर्वत पर स्थित राज्य की सबसे ऊंची जो चोटी है वह गुरु शिखर मानी जाती है, 1722 मीटर है। इसके अलावा ये इसको कहा जाता है कि हिमालय पर्वत और नीलगिरी पर्वत यानी नॉर्थ से साउथ के बीच में सबसे ऊंची जो पीक है तो वो गुरु शिखर ही मानी जाती है। कर्नल जेम्स टॉड ने इसे संतों का शिखर कहा गया है। यहाँ पर नक्की झील है, आपको टॉड रॉक है, नन रॉक है, ये आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सिवाना, जालोर, बाड़मेर के अंतर्गत कुछ गोलाकार पहाड़ियां, 56 पहाड़ियों का जो क्षेत्र है वह 56 की पहाड़ियां देखा जाता है। नाकोड़ा यहीं स्थित है। ग्रेनाइट चट्टान, जालोर को ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है। ये भी वहां पर कुछ फैक्ट देखने को मिलते हैं। फिर इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स हैं तो मेरवाड़ा की पहाड़ियां जो आपके टाटगढ़ के आसपास है, मुकुंदरा की जो पहाड़ियां मालानी बालोतरा के अंतर्गत है, नाकोड़ा पर्वत हम पहले पढ़ चुके हैं, सुंदा पर्वत जो जालोर में है, बहराच और खो पर्वत जो है वो आपको अलवर में देखने को मिलेंगे। कुंभलगढ़, राजसमंद, चिड़िया टोक पहाड़ी आपके जोधपुर के अंतर्गत, नाग पहाड़ी अजमेर के अंतर्गत, लूनी का जो उद्गम स्थल है नाग पहाड़ी। इसके अलावा बहरौड़, अलवर, कोटपुतली, नीम का थाना, यहाँ पर इस प्रकार के लोकल जो नेम से देखे जा सकते। पूर्वी मैदान की बात करता है, जो टाइम चला जा रहा है फटाफट इसको देख लीजिएगा। 23.3% एरिया जो है यहाँ पर इस कवर करता है। लगभग 40% पॉपुलेशन यहाँ पर राजस्थान की रहती है। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है अरावली के पूर्व में स्थित है। इसके अंतर्गत आपके अरावली के पूर्व के अंतर्गत अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक, जयपुर, भीलवाड़ा के मैदानी क्षेत्र शामिल किए जाते हैं। पूरा का पूरा जो क्षेत्र है नदियों द्वारा सिंचित है, काफी आर्द्र जलवायु है, 50 से 150 सेंटीमीटर तक यहाँ पर बारिश देखने को मिलती है। यहाँ पर 56 का मैदान बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के बीच देखने को मिलता है। 56 नदी नालों भी कहा जाता है और इसे 56 गांवों का समूह भी कहा जाता है। तो दोनों ही फैक्ट यहाँ पर जाने जाते हैं। यहाँ पर की जो नदियां हैं वो कह सकते हैं कि दक्षिणी मैदानी ढाल जो है पश्चिम होने के कारण माही नदी है वो आपके खंबात के अंदर पानी को डिस्चार्ज करती है। इसके अलावा यहाँ पर बेसिन की बात करते हैं तो 3 बेसिन, सबसे पहले बनास बेसिन और बाणगंगा बेसिन, जिसे मोरोइल, बेड़च, मेनाल, कोठारी, ये कुछ नदियां हैं, काली सील, मानसी। तो यहाँ पर आपको एलुवियल सॉइल्स के जमाव देखने को मिलते हैं। दूसरा जो बेसिन है वो चंबल नदी का बेसिन है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बैडलैंड टोपोग्राफी देखने को मिलती है। ठीक है, बनता कैसे है, अवनलिका अपर्दन, गुली इरोजन के कारण बनते हैं। इसके अलावा इस बैडलैंड के अंतर्गत आपके कोटा बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर के समतल मैदानी क्षेत्र आते हैं। तीसरा जो है माही बेसिन जो आपके दक्षिण के अंतर्गत बांसवाड़ा के अंतर्गत आया हुआ है। 56 का मैदान स्थित है और 56 के मैदान में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच देखने को मिलता है। कांठल का मैदान जो है प्रतापगढ़ का वह भूगवा जो माही नदी के किनारे स्थित है उसे कांठल कहा जाता है। मेवल नाम का भी देखने को मिलेगा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का जो मैदान है उसे मेवल कहा
जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के ये फैक्ट देखने को मिलते हैं इससे। फिर है पठारी प्रदेश, जिसमें हम अभी पढ़े हैं, तो लगभग 6.56 जो एरिया है कवर करता है। 11% पॉपुलेशन यहाँ पर निवास करती है। 2-3 भागों का जो डिवाइडेशन किया है हमने, हाड़ौती का पठोर और एक है विंध्यन कगार, तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मरुस्थलीय प्रदेश में एरिया, पॉपुलेशन, अरावली का एरिया, उसकी पॉपुलेशन, मैदानी प्रदेश का एरिया और उसकी पॉपुलेशन, और पठारी प्रदेश का एरिया और उसका पॉपुलेशन। तो इस प्रकार से राजस्थान की फिजियोग्राफी कंप्लीट होती है। ये पूरा का पूरा राजस्थान की फिजियोग्राफी से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट रहा। आई होप आपको समझ में आया।